हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। माई सेल्फ चंदन प्रसाद। आज हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स 1 से लेके आपका 15 मई 2020 के बीच में जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है झारखंड स्पेसिफिक उसे डिस्कस करेंगे, जो कि आपके जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। छात्रों के मांग को ध्यान में रखते हुए और अपने घर पर वो रहकर भी अच्छे से तैयारी कर सकें, इसके लिए हमारा अब जो भी कोर्सेज उपलब्ध होंगे हमारे ऐप पर उपलब्ध होंगे। आपको डाउनलोड बस करना है मोबीशाला ऐप गूगल प्ले स्टोर से या फिर iOS ऐप से आप वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं और रजिस्टर करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से उसमें यूज करना है इंस्टीट्यूट कोड ASPR 3939 और उसमें जितने भी मेरे कोर्सेज उपलब्ध हैं, ऑनलाइन क्लासेस, टेस्ट सीरीज, वो सारे आपको वहां पर मिल जाएंगे। जिसमें आपका जेपीएससी, पीटी, मेंस, जेएसएससी, भाषा एवं साहित्य और बीपीएससी जैसी विभिन्न परीक्षाओं के लिए आपको विभिन्न कोर्सेज वहां पर उपलब्ध होंगे। तो जल्दी से इस मोबाइल को ऐप को डाउनलोड कीजिए और सारे कोर्सेज को आप वहां पर अपने एग्जाम के लिए लाभ उठाइए। आज के करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो पहला करंट अफेयर्स है आपका, झारखंड में पान मसाला की बिक्री और उपयोग पर 1 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। तो सबसे पहले समझते हैं, विभिन्न चरणों के आधार पर इसे हम लोग समझेंगे। सबसे पहले ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में झारखंड सरकार ने राज्य में 11 प्रमुख ब्रांड के पान मसालों में प्रतिबंधित एक पदार्थ मिला था, मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसको ध्यान में रखिएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए जाने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है कि झारखंड में आने वाले 1 साल तक झारखंड में पान मसाले की बिक्री और उपयोग को पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। आप उत्पादन भी नहीं कर सकते हैं और नहीं उसका बिक्री कर सकते हैं और नहीं आपका उसका उपयोग कर सकते हैं। इससे पूर्व भी कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से चूंकि आपका पान मसाला खाते हैं और उसे थूकते हैं, तो इस चीज को देखते हुए झारखंड सहित पूरे देश में भी इस चीज को मना किया गया था, रोक लगा दिया गया था। लेकिन जब से ये सैंपल का जांच हुआ है, उसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट मिला, तो राज्य सरकार ने 1 साल के लिए इसे पूरी तरह से बैन कर दिया। अब नियम क्या कहते हैं इसके लिए, आखिर किस आधार पर इसको बैन लगाया गया। आपको बता दें, जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है एक हानिकारक पदार्थ है जिसके सेवन से हृदय की बीमारी सहित विभिन्न प्रकार के कैंसर हो सकते हैं और साथ ही इसके अत्यधिक उपयोग से किडनी फेलियर भी हो सकता है। पान मसाला के लिए नियम बनाया गया है फूड सेफ्टी एक्ट, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006। इसके तहत दिए गए मानकों के मुताबिक मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलाया जाना प्रतिबंधित है। मतलब कि आप किसी भी खाद्य पदार्थ में मैग्नीशियम कार्बोनेट का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अतः जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंध फिलहाल 1 वर्ष के लिए लगाया गया है। एग्जाम में आपको यह पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के तहत यह बैन किया गया है, तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम फूड सेफ्टी एक्ट 2006 के तहत इसे बैन किया गया है। वर्तमान स्थिति पर भी देख लेते हैं कि आगे झारखंड सहित पूरे देश में क्या स्थिति है, कितने % लोग जो तंबाकू सिगरेट का यूज करते हैं। आपको बता दें, जैसा कि आपको हमने बताया कि राज्य में विभिन्न जिलों से 41 पान मसाला के नमूने लिए गए थे। उनमें से 11 में, सिर्फ 11 में आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया गया। इस वजह से यह बैन लगाया गया है। राज्य में जो तंबाकू नियंत्रण हेतु एक तकनीकी सहयोग संस्थान है, वह है आपका सीड्स, जिसका फुल फॉर्म होता है सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी। ये सारे नियंत्रण करती है और इसकी देखरेख करती है। गेट्स 2 जो कि एक सर्वे है, ग्लोबल एडल्ट तंबाकू सर्वे के मुताबिक अगर हम माने तो झारखंड में तंबाकू सेवन करने वाले लोगों का प्रतिशत 38.9% है, जिसमें कि चबाने वाले तंबाकू सेवन करने वाले लोगों का प्रतिशत 34.5% है। क्योंकि तंबाकू में जो पान मसाला में यूज किया जाता है, हो सकता है कुछ बीड़ी सिगरेट वगैरह भी यूज करते हैं, तो उसमें चबाने वाले भी आपका देख सकते हैं कि 34.5% है, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं ये स्थिति है राष्ट्रीय औसत में कि चबाने वाले तंबाकू का सेवन सिर्फ 21.4% किया जाता है पूरे देश में, जबकि झारखंड में सिर्फ
34.5% किया जाता है, जो कि खतरनाक स्थिति है। ग्लोबल एडल्ट तंबाकू सर्वेक्षण 2017 के अनुसार 10.7% वयस्क भारतीय, ये आपका राष्ट्रीय डाटा है, वयस्क भारतीय जिसका एज 15 वर्ष से ज्यादा है वो धूम्रपान करते हैं। धूम्रपान करने वाले पूरे देश में 10.7% वयस्क हैं, जबकि चबाने वाले, तंबाकू का सेवन करने वाले 21.4% है। तो इस मुकाबले हमारा देश का औसत प्रतिशत है उससे भी झारखंड आगे है। तो इस चीजों को अगर ध्यान में देखा जाए तो ये बहुत ही हानिकारक है और इसका रिजल्ट बाद में असर पड़ सकता है। इसीलिए इस चीजों पर प्रतिबंध लगाने जाने की जरूरत है कि हमेशा के लिए प्रतिबंध लगाया जा सके। दूसरा जो हम लोग करंट अफेयर्स यहां पर डिस्कस करेंगे, मनरेगा में काम देने में रांची जिला सबसे आगे है। 15,000 से अधिक मजदूरों को रोज काम दे रहे हैं। ये आपका जो डाटा दिया गया है वो लॉकडाउन के बाद का स्थिति है। ये मनरेगा में हम पूरे राज्य की बात नहीं कर रहे हैं कि एक साथ आपका जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में पहला जब लॉकडाउन लागू किया गया था 23 मार्च को, तो उसके बाद से सारी चीजें बंद हो गई थी, कुछ भी काम नहीं हो रहे थे पूरे देश, पूरे राज्य के साथ पूरे देश में। तो जब स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए फिर से ये काम देना प्रारंभ हुआ, तो मनरेगा के तहत लॉकडाउन के में भी जीवन यापन करना पड़ेगा मजदूरों को, उन्हें मजदूरी देनी पड़ेगी तभी उनका जीवन अच्छे से चल पाएगा। तो इसमें विभिन्न जिलों में रोजगार मिले, तो जिसमें कि रांची जिला में पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा, पूरे राज्य में सबसे ज्यादा रांची जिला में रोजगार मिला है 15,490 मजदूरों को। दूसरे पैदान पर बोकारो जिला रहा जहां पर 14,770 मजदूरों को रोजगार दिया गया, और जबकि 24 जिला में सबसे निचले पैदान पर पश्चिमी सिंहभूम था जहां पर सिर्फ रोजाना 4,625 मनरेगा मजदूरों को रोजगार दिया गया। ये लॉकडाउन में स्थिति था। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे वह है आपका, लॉकडाउन को देखते हुए झारखंड सरकार ने दूरदर्शन और केबल पर चलने वाले सरकारी स्कूलों के बच्चों की कक्षाएं होंगी। मतलब कि दूरदर्शन के साथ एग्रीमेंट किया गया है, समझौता किया गया है, जिसके तहत आने वाले एक माह के लिए जो कि 11 मई से ही प्रारंभ हो गया है, 11 मई 2020 से लेके 10 जून 2020 तक सरकारी स्कूल के बच्चों को कक्षाएं दूरदर्शन पर ऑनलाइन चलेगी। राज्य सरकार द्वारा जो डिजिटल कंटेंट तैयार किए गए हैं उसका प्रसारण दूरदर्शन पर होगा। यह प्रसारण जो होगा आपका एक माह के लिए सोमवार से शुक्रवार तक प्रत्येक दिन 3 घंटे का होगा। दूरदर्शन प्रत्येक 3 घंटे का प्रसारण निःशुल्क करेगा, जबकि शेष 2 घंटे हेतु राशि का भुगतान झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा किया जाएगा। इसमें ध्यान देखिएगा, 11 मई से 10 जून तक 1 महीने के लिए चलेगा। अब इसमें 3 घंटे सोमवार से शुक्रवार तक प्रसारण होगा, जिसमें कि एग्रीमेंट जो हुआ है उसमें 1 घंटे के लिए निःशुल्क होगा प्रसारण, और रिमेनिंग 2 घंटे के लिए जो प्रसारण किया जाएगा उसके लिए दूरदर्शन के द्वारा झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा चार्ज पे किया जाएगा। क्लियर है? झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद तथा दूरदर्शन झारखंड के पदाधिकारियों के साथ बैठक में इसकी सहमति बनी है। इससे जरूर लाभ मिलेगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारे स्कूल वगैरह बंद है। अब आने वाले दिनों में कब से ये खुलता है, उम्मीद तो की जा रही है कि 1 जून से अनाउंस भी किया गया था विभिन्न अधिकारियों के द्वारा कि 1 जून से प्रारंभ होगा। तो उस चीज को देखते हुए ये 10 जून तक ये क्लासेस जो है ऑनलाइन चलेगी। नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर्स, लॉकडाउन के बीच देश में पहली बार ट्रेन चली। लॉकडाउन के बीच, अभी लॉकडाउन खत्म ही नहीं हुआ था, ये आपका जो ट्रेन चला था आपका 1 मई को चला था। उस दिन मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। आपको पता है कि लॉकडाउन ये लंबे समय से चल रहा था, तो बहुत सारे जो मजदूर थे विभिन्न राज्यों के दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे, तो उन्हें वापस अपने घर लाना था। वो भी चाह रहे थे कि हम अपने घर जाएं, क्योंकि ये लॉकडाउन कब तक चलेगा कोई उम्मीद नहीं था। तो इसी बीच में पहला ट्रेन चलाया गया। पहला जो ट्रेन था वो आपका लॉकडाउन के बीच तेलंगाना के लिंगमपल्ली स्टेशन से रांची के हटिया स्टेशन के बीच में ये ट्रेन चलाया गया। सबसे महत्वपूर्ण आपके करंट अफेयर्स के लिए ये है कि तेलंगाना के लिंगमपल्ली स्टेशन से रांची के हटिया स्टेशन के बीच में ये ट्रेन चलाया गया था।
और इसमें कि आपका झारखंड के जो 1250 से अधिक प्रवासी मजदूर हैं जो तेलंगाना में फंसे हुए थे, इस जर्नी से उन्हें वापस झारखंड में लाया गया। और ये लॉकडाउन के बाद देश में पहला चलने वाला ट्रेन था। अभी तो बहुत सारे श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रहे हैं, 1 मई के बाद से बहुत सारे श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, जिससे कि उन जो मजदूर बाहर फंसे हुए उन्हें अपने राज्य में भेजा जा रहा है। ये तेलंगाना सरकार के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्रालय के निर्देशानुसार लिंगमपल्ली से झारखंड हटिया तक ये विशेष ट्रेन 1 मई को पहली बार चलाई गई थी। यह ट्रेन तेलंगाना में फंसे झारखंड और दूसरे जगह के मजदूरों को वापस लाया गया। नेक्स्ट जो हम लोग करंट अफेयर्स इसमें डिस्कस करेंगे वह है आपका झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के 3 योजनाओं को शुभारंभ किया है। अब इस पर समझते हैं कि ये योजना क्यों स्टार्ट की गई है। पहले देखते हैं कि ये कौन कौन सी योजना थी। पहला योजना था आपका बीसा हरित ग्राम योजना, दूसरा योजना है आपका नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, और तीसरा जो योजना था आपका पोटो हो खेल विकास योजना। इन योजनाओं के माध्यम से राज्य के जो ग्रामीण किसान और खेल के प्रति समर्पित युवा हैं उन्हें काफी लाभ मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा कि ये योजना 4 मई 2020 को किया गया है इस घोषणा, और ये सारी योजनाएं जो है आपका ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा ये सारी योजनाएं संचालित की जाएगी। तीसरा पॉइंट आप इसमें ध्यान रखिएगा कि ये सारी योजनाएं हैं आपका, चूंकि लॉकडाउन की वजह से सारे काम धंधे बंद हो चुके थे, जिस वजह से जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है खासकर जो किसान है उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और साथ ही राज्य से बाहर जो लोग गए थे वो भी अपने राज्य में वापस आना प्रारंभ हो चुका था 1 मई से ही, तो उसकी स्थिति और भी खराब होती जा रही थी। तो उन्हीं को देखते हुए चूंकि वो अपने राज्य के जो लोग हैं ऑलरेडी और जो बाहर से आ रहे हैं मजदूर, उन्हें अपने राज्य में ही एक लंबे समय तक के योजना का लाभ मिले और उन्हें रोजगार मिले, इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन 3 योजनाओं को प्रारंभ किया गया है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं विभिन्न जितने भी योजनाएं हैं उसका अपना ऑब्जेक्टिव है, उसका अपना कार्य है, मुद्दे हैं, उस पर हम लोग फोकस करते हैं, जो कि आपको मेंस में ही पूछा जा सकता है या फिर आपके प्रारंभिक परीक्षा में भी। पहला जो आपका योजना था आपका बीसा हरित ग्राम योजना, 4 मई को प्रारंभ हुआ है ये 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा, और ये ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित किया जाएगा। ये पहला तो पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था इसके अंतर्गत अब इस योजना का क्या उद्देश्य है। उद्देश्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उद्देश्य यह है कि इस योजना के अंतर्गत फलदार पौधे, इसको वर्ड को कीवर्ड है आपका, फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें विभिन्न वर्गों के द्वारा, जिसमें कि आपका महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग या जो लोग हैं वो सारे के द्वारा ये पौधे लगाए जाएंगे, फलदार पौधे। लेकिन इसमें प्राथमिकता जो दी जाएगी वो बुजुर्गों और महिलाओं को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि इसमें पेड़ पौधे लगाना है तो बुजुर्ग और महिलाओं को इसमें सहूलियत होगी। अब इस योजना के अंतर्गत 5 लाख परिवारों को चयन किया जाएगा और उन्हें 100 फलदार पौधे लगाने हेतु दिए जाएंगे। इन पौधे का पट्टा भी उन्हें दिया जाएगा जिससे कि वह फलों से आमदनी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर जो इस योजना में बताया गया है अगर उसके अनुसार सारे कार्य होते हैं तो पौधारोपण से लगभग 3 वर्ष बाद प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपए वार्षिक आमदनी होने की संभावना है, जो कि एक अच्छा संकेत है। अब ये पौधे कहां लगाए जाएंगे, तो ये फलदार जो पौधे हैं सड़क किनारे, सरकारी भूमि पर, व्यक्तिगत या फिर गैर मजरूआ भूमि पर ये फलदार पौधे लगाए जाएंगे और इनकी देखभाल भी आपका ग्रामीणों के द्वारा ही की जाएगी। और साथ ही सरकार का भी सहयोग होगा। अगले 5 वर्ष तक, ध्यान से देखिएगा, अगले 5 वर्ष तक पौधों को सुरक्षित रखने हेतु सहयोग भी देगी सरकार। प्रखंड और जिला स्तर पर प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएगी जिससे कि इनकी सुरक्षा के लिए विभिन्न मापदंड अपनाए जाएंगे। इसमें आपका जैसा कि हमने बताया 5 लाख परिवारों को 100 फलदार पौधे लगाने हैं, तो कुल 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे और इसमें मनरेगा के अंतर्गत 25 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। यह बीसा हरित ग्राम योजना का पूरे
जितने साल तक, ये 5 साल तक उम्मीद की जा रही है कि ये चलेगा, तो ये 5 वर्षों तक ही जितना भी योजना के अंतर्गत है सारे बताए गए हैं। अब पहले वर्ष का प्लान तैयार कर दिया गया है। पहले वर्ष में क्या क्या काम किए जाएंगे, तो पहले वर्ष का कार्य जो किया जाएगा, जैसा कि हमने बताया कि 5 करोड़ पौधे लगाए जाने हैं, तो पहले वर्ष में 40 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पहले वर्ष का लक्ष्य जो रखा गया है कम रखा गया है, क्योंकि 5 करोड़ पौधे लगाएंगे उसमें सिर्फ 40 लाख ही पहले वर्ष में लगाए जाने के चांसेस हैं, मतलब कि उसके लिए लक्ष्य रखा गया है। और इस पर जो खर्च किया जाएगा पहले वर्ष में 660 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। बड़े पैमानों पर इसमें ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ा जाएगा और अनुमान लगाया गया है कि पहले वर्ष में 3 करोड़ मानव कार्य दिवस सृजन करने का लक्ष्य होगा, जो कि पूरे योजना का 25 करोड़ लक्ष्य रखा गया है और पहले वर्ष में सिर्फ 3 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। और ये मनरेगा के अंतर्गत एक साथ पूरे राज्य में हर एक जिले में इस योजना को प्रारंभ किया जाएगा। और पहले चरण में प्रत्येक पंचायत के एक गांव में 5 एकड़ में पौधारोपण कार्य रियायती और गैर मजरूआ दोनों तरह की जमीन पर शुरू किया जाना है। गैर मजरूआ जमीन पर 100 पेड़ का पट्टा जरूरतमंदों और भूमिहीनों को सौंपा जाएगा। मई माह के अंत तक, इसी माह के मई 2020 के अंत तक पौधा रोपाई के लिए गड्ढा एवं घेराव का कार्य समाप्त करने का निर्देश सभी जिलों को, डीडीसी को दिया गया है, ताकि मानसून जो कि आपका हमारे राज्य में या फिर पूरे देश में जून से प्रारंभ हो जाता है, तो जैसे ही मानसून का प्रारंभ होगा पौधारोपण का कार्य प्रारंभ होगा। ये तो सारे योजनाओं के अंतर्गत बनने वाले जो प्लान थे, पहले वर्ष में किस तरह से काम होंगे, पूरे योजना का क्या लक्ष्य रखा गया है, उन सारे चीजों को बताया गया है। अब हर एक योजना जो प्रारंभ होती है तो उसके बहुत सारे चुनौती भी होती हैं। अब इसमें ये चुनौती सबसे बड़ी ये रहेगी कि ये रोजगार में किस तरह से लोगों को जोड़ा जाएगा, पहला पॉइंट। और दूसरा चुनौती ये रहेगी कि मान लीजिए एक साथ 100 पौधे लगाए जाते हैं। अब ये 100 पौधे में क्या 100 पौधे जीवित रहेंगे आने वाले दिनों के लिए, तो जीवित रखना भी इनके लिए बहुत ज्यादा चुनौती रहेगा, क्योंकि जो ग्रामीण लोग हैं उन्हें किसी विशेष प्रकार की ट्रेनिंग पहले से नहीं दी गई है और एक बैग ये योजना प्रारंभ की गई है, तो उससे पौधों की कैसे देख रेख करनी है, अगर उन्हें प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है तो स्थिति खराब हो सकती है। जो लक्ष्य रखा गया है उससे बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो जरूरत है कि इस योजना में जो ग्रामीण या फिर जिन्हें कार्य ये सारे इस योजना के अंतर्गत मिलेगा, तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण देना जरूरी होगा कि किस तरह से पौधे लगाएं, कैसे उसके जो पौधे लगाए गए हैं उसको जीवित रखने की कोशिश किया जाए कि आने वाले दिनों तक वो लंबे समय तक जीवित रह सके। तो इन सारे चीजों की चुनौतियां बनी है, आने वाले में देखते हैं कि किस तरह से इस पर कार्य किया जाता है, लेकिन ये एक अच्छी पहल है। नेक्स्ट है आपका जो दूसरा प्लान जो योजना था आपका नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। जैसा कि हमने बताया 4 मई को प्रारंभ किया गया है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा, जो कि ग्रामीण विकास विभाग के संबंधित ये योजना है। इसका जो लक्ष्य रखा गया है आपका विभिन्न संरचनाओं का निर्माण कर राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर जल की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। मतलब कि चूंकि जल का अगर स्थिति देखते हैं तो राज्य में हर साल हर जिले हर प्रखंड में कुछ ऐसे होते हैं कि वहां पर अकाल पड़ते ही है। इस बार भी देखिएगा बहुत सारे प्रखंडों को जो वहां पर अकाल पड़ा है, सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, तो वहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रही है, वार्षिक जल का संरक्षण सही से नहीं हो पाता है। खासकर आपका जो पलामू, लातेहार, गढ़वा जिले हैं वहां पर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा देखी जाती है। तो इसीलिए देखिएगा ये योजना का भी नाम वहां पर जो स्थित है नीलांबर पीतांबर के आधार पर ही रखा गया है और इसका लक्ष्य रखा गया है कि जो राज्य की जो वार्षिक जल क्षमता है उसमें 5 लाख करोड़ लीटर जल की वृद्धि की जाएगी। और योजना अंतर्गत 5 लाख एकड़ भूमि, बंजर जो भूमि है उनका संवर्धन किया जाएगा, जिससे कि इसमें नमी बनेगी और वहां पर पैदावार भी, फसल भी अच्छे से हो पाएंगे। योजना के अंतर्गत मनरेगा के तहत इस योजना के अंतर्गत मनरेगा के तहत 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन का लक्ष्य रखा गया है। जो तीसरा योजना था आपका पोटो हो खेल विकास योजना। पोटो हो खेल विकास योजना, जो पोटो है एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हीं के नाम पर इस योजना को प्रारंभ किया गया है। ये थोड़ा अलग योजना है उन सब से, क्योंकि इसमें पूरे राज्य के जो युवक और युवतियां हैं जो इसमें खेल में इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं। क्योंकि झारखंड में भी देखिएगा बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका एक
राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छी पहचान बनी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस योजना को प्रारंभ किया गया है कि जो भी अन्य लोग हैं, युवक युवतियां हैं, उन्हें भी खेल के अवसर प्रदान किए जाए, जिससे कि वो भी अपने राज्य का पूरे देश में और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नाम पहचान दिला सके। तो इसके लिए ये योजना प्रारंभ की गई है 4 मई को, और ये ग्रामीण विकास विभाग से ही संबंधित इस योजना है। और ये आपका योजना है आपका सभी पंचायतों समेत राज्य भर में। इस योजना के अंतर्गत सबसे पहला जो कार्य किया जाएगा, 5000 खेल मैदान का निर्माण किया जाएगा। और बिल्कुल सही आपका, क्योंकि राज्य में बहुत सारे खेल मैदान की स्थिति खराब है। युवक युवतियां तो चाहते हैं कि अपना खेल का और भी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी जो फैसिलिटी है यहाँ पर व्यवस्था है वो नहीं है। साथ ही आपका खेल सामग्री की व्यवस्था भी की जाएगी इन खेल मैदानों में। इस योजना के माध्यम से सरकार खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने का कार्य करेगी एवं खेल के माध्यम से नौकरी में आरक्षण भी प्रदान करेगी। पहले हम लोग देख लेते हैं जो शहीद पोटो हैं उनके बारे में, इनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो शहीद पोटो है आपका जिनका जन्म जगन्नाथपुर प्रखंड, जो भी अभी आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला में पड़ता है, राजाबासा में हुआ था। जगन्नाथपुर प्रखंड के राजाबासा में हुआ था और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ऐतिहासिक सेरेंगसिया घाटी युद्ध के नायक भी थे। जो सेरेंगसिया घाटी युद्ध हुआ था 18 नवंबर 1837 को हुआ था, जो कि टोटो प्रखंड में पड़ता है। यहाँ पर अंग्रेज फौज के बीच में और पोटो हो और उनके जो साथी थे उनके बीच में बहुत भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें कि इस युद्ध में ब्रिटिश फौज की करारी हार हुई थी। लेकिन फिर भी 26 जो हो लड़ाके थे वो शहीद हो चुके थे, जबकि जो ब्रिटिश सेना के एक सूबेदार, एक हवलदार और 13 सिपाही घायल हुए थे। नेक्स्ट जो हम लोग करंट अफेयर्स आज के सेशन में डिस्कस करेंगे वो है आपका, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है आपका, हजारीबाग की जो सोहराई एवं कोहबर कला है उसे जीआई टैग दिया गया है। सबसे पहला पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा, झारखंड का किसी भी श्रेणी में, ये झारखंड का पहला प्रोडक्ट है, उत्पाद है जिस पर आपका जीआई टैग दिया गया है। इससे पहले झारखंड के किसी भी उत्पाद, किसी भी श्रेणी में जीआई टैग नहीं दिया गया था। जीआई टैग जो दिया जाता है आपका जो प्रोडक्ट है या फिर किसी भी श्रेणी में, चाहे कला हो, चित्रकला हो, कोई खाने की वस्तु हो या फिर किसी भी चीज का जीआई टैग देने का प्रावधान है। जिसके वजह से जीआई टैग देने से क्या होता है, एक राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान मिलती है और ये अपने आप में अनोखा होता है। सोहराई एवं कोहबर कला भी अपने आप में एक अनोखा है। इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो आपको बता दें किसी भी श्रेणी में तो पहला आपका जीआई टैग मिला है झारखंड को, और ये सोहराई एवं कोहबर कला हजारीबाग से संबंधित है। इसमें मिट्टी से निकली जो एक कलर किया जाता है, जिसमें कि आपका जैसे कि शादी समारोह या फिर विभिन्न कार्यक्रम में पेंटिंग किया जाता है, जिसका एक अद्भुत नमूना होता है। और इसमें जो पेंटिंग में जो यूज भी किया जाता है कलर का, वो भी प्राकृतिक कलर ही होते हैं। और एक लंबी प्रक्रिया के बाद जियोग्राफिकल इंडेक्सेस, जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडेक्स, जो कार्यालय चेन्नई में स्थित है उसके द्वारा ये जीआई टैग दिया गया है। और ये झारखंड का पहला मिलने वाला जीआई टैग है किसी भी श्रेणी में। और ये आपका जीआई टैग देने के लिए आवेदन जो किया गया था पहली बार, सोहराई कला विकास सहयोग समिति हजारीबाग ने इसका पहली बार आपका आवेदन दिया था। और इसके लिए बहुत सारे प्रयास भी किए गए थे विभिन्न लोगों के द्वारा, जिले के उपायुक्त के द्वारा, विभिन्न लोगों के द्वारा। साथ ही जो पद्मश्री बुलू इमाम है उन्होंने भी 3 दशक पूर्व इसकी आधारशिला रखी थी। सोहराई पेंटिंग के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए उन्हें 2019 में पद्मश्री भी मिला था। और साथ ही बड़ी बात है कि इसमें पीएम मोदी ने भी मन की बात में सोहराई एवं कोहबर कला की तारीफ भी की थी। और साथ ही आपका जो स्वच्छता मिशन प्रारंभ किया गया था, आप देख सकते हैं राज्य में विभिन्न जगहों पर सोहराई और जो कोहबर कला है उसकी पेंटिंग आपको विभिन्न जगहों पर स्वच्छता अभियान के तहत बनाई भी जा रही थी। तो भौगोलिक संकेतक क्या है, जो जीआई टैग होता है वो क्या होता है? जैसा कि हमने बताया कि विभिन्न उत्पादों और विभिन्न श्रेणी में ये जीआई टैग दिया जाता है, जिससे कि आपका विशिष्ट विशेषताएं और उस उत्पाद की विशेष विशिष्टताएं, प्रतिष्ठा भी इस मूल क्षेत्र के कारण होती है। इस तरह का संबोधन उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है। जो जीआई टैग दिया जाता है डब्ल्यूटीओ के जो बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखकर ये जीआई टैग दिया जाता है। मतलब कि डब्ल्यूटीओ के द्वारा ये प्रारंभ किया गया है।
और ये आपका ट्रिप्स जो एग्रीमेंट होता है, जो आपका ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यह एक तरह का समझौता है। तो डब्ल्यूटीओ के जितने भी मेंबर कंट्री होते हैं, डब्ल्यूटीओ के जो मेंबर कंट्री होते हैं, भारत भी डब्ल्यूटीओ का एक मेंबर कंट्री है, तो वहां पर भी ये लागू होता है और इस वजह से जीआई टैग दिया जाता है। इसके अलावा भारत में भी इसके लिए अपने स्तर पर भी एक अधिनियम बनाया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण अधिनियम 1999 के तहत किया जाता है, जो कि सितंबर 2003 से लागू किया गया था। और इसके तहत दार्जिलिंग टी को मिलने वाला, भारतीय उत्पाद को मिलने वाला पहला जीआई टैग है, जो कि 2004 में दिया गया था। दार्जिलिंग टी को पहला जीआई टैग दिया गया था पूरे भारत में। और भौगोलिक जो जीआई टैग का पंजीकरण होता है 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। सोहराई एवं कोहबर कला क्या है? जैसा कि हमने बताया कि झारखंड की ये दो प्रमुख लोक कला है, जिसकी में चित्रकला कर मानव सभ्यता को विकास को दर्शाया जाता है। और ये ऐसा नहीं कि आज का है, ये प्राचीन कालों से देखा जाता है। विभिन्न गुफाओं में और विभिन्न जगहों पर इस तरह की कला को आप देख सकते हैं। इसमें मसलन लाल, काला, पीला, सफेद रंग पेड़ की छाल एवं मिट्टी से बनाए जाते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा फेमस होने का कारण है ये। सफेद रंग के लिए दूध मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। काला रंग भेलवा पेड़ के बीज को पीसकर तैयार किया जाता है। और इसमें जो पेंटिंग के ब्रश भी होते हैं वो भी प्राकृतिक होते हैं। उंगली, लकड़ी की जगह लकड़ी की कंघी, अब प्लास्टिक वाले भी यूज करने लगे हैं। दातून से चित्र बनाई जाती है। साथ ही आपका मिट्टी के घरों के अंदर दीवार को ब्लैक एंड व्हाइट बेल बूटा, पत्तों, मोर का चित्र बनाकर सजाया जाता है। और ये पूरे राज्य के लिए एक गौरव की बात है कि सोहराई एवं कोहबर कला को जीआई टैग मिला है। ये आपका मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पीटी के लिए भी, तो इसको ध्यान में अच्छे से रखिएगा। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज के करंट के अफेयर्स के अंतर्गत, झारखंड सरकार ने राज्य के 55 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। ये आपका जो 7 जिलों को 17 प्रखंड को अति सुखाड़ और 38 को सुखाड़ की श्रेणी में रखा गया है। मतलब कुल 55 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। उसमें भी अति सुखाड़ मतलब कि जहां ज्यादा प्रकोप था वो 17 प्रखंड थे, और कहां सामान्य श्रेणी का था सुखाड़ वो 38 प्रखंड थे। ये आपका झारखंड के कैबिनेट के द्वारा ये अधिसूचना जारी की गई है। पिछले मानसून सीजन में हुई बारिश एवं आंकड़ों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है और केंद्र सरकार से स्थल निरीक्षण पर कर सूखा राहत देने कोष देने की आग्रह भी किया है। तो इस तरह से आज के जितने भी करंट अफेयर्स थे, जो कि आपका 1 से आपका 15 मई के बीच में थे, वो हमने आपके साथ डिस्कस किया है। अब 16 मई से लेके जो आपका नेक्स्ट जो आपका वीडियो होंगे, आपका 31 मई तक के करंट अफेयर्स को उसमें शामिल किया जाएगा। इस पर आपका करंट अफेयर्स का सीरीज जो है, झारखंड करंट अफेयर्स का सीरीज अलग से बनाया गया है, उसे आप जरूर देखिएगा, जिसमें कि 1 से 15 मई तक का जितनी भी महत्वपूर्ण 30 करंट अफेयर्स थे वहां पर डिस्कस किया गया है। इसी तरह और डेली बेसिस पर भी आपको करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव टाइप के और ज्यादा एनालिसिस के आधार पर आपको दोनों तरह से प्रोवाइड किया जाता है। तो इस चैनल पर बने रहिए। इसके अलावा इस चैनल पर आप देख सकते हैं बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी उपलब्ध हैं। झारखंड करंट अफेयर्स हमने कंप्लीट करा दिया है, अप्रैल 2020 तक ऑलरेडी था, मई का भी चल रहा है। साथ ही आपका झारखंड करंट अफेयर्स पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, झारखंड की विभिन्न योजनाएं, परियोजनाएं, शिक्षा व्यवस्था पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ भी बजट, आर्थिक सर्वेक्षण भी कंप्लीट किया गया है। अभी जो वर्तमान में कोर्सेज चल रहे हैं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था और भी बहुत सारे कोर्सेज उपलब्ध है हमारे इस चैनल पर। आप तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर आप ऑल में क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जितने भी आपके वीडियोस हैं उसकी अपडेट आपको तुरंत मिलेगी और अपने उसके लिए यूज कर सकते हैं अपने परीक्षाओं के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी चीजों लेकर आपके साथ प्रेजेंट रहेंगे। थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जरूर हमारे ऐप को, मोबीसाला ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। वहां पर हमारे जो कोड है, रेफरल कोड ASPR 3939, इसे इंटर कीजिएगा इंस्टीट्यूट कोड के तौर पर। सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप में गूगल प्ले स्टोर से या फिर iOS ऐप से उसे डाउनलोड करना है, मोबीसाला ऐप, मोबीसाला ऐप। और इसमें आपको रजिस्टर करना है अपने मोबाइल नंबर के साथ। मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर करने के बाद आपको
फिर वहां पर इंस्टीट्यूट कोड मांगेगा, इंस्टीट्यूट कोड में आपका ASPR 3939 इंटर करना है। और ये इंटर करते ही आप वहां पर हमारे जितने भी कोर्सेज उपलब्ध हैं वो सारे आपके सामने रहेंगे, आप उसका यूज कीजिए और विभिन्न प्लान दिए हुए उस बेसिस पर आप वहां पर यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू। और किसी तरह का अगर दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, सारे आपको वहां पर डायरेक्शन दिए जाएंगे।